अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन है। हर्बर्ट साइमन ने एक थ्योरी दिया था डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, इस थ्योरी के बारे में बताना है। इससे पहले जितने भी ये जो बताया ना डिफरेंट तीन थ्योरीज है ना, ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है जो राइटर से नाम आ रहे थे, है ना। 1 घंटा 12। ठीक है, 1 hour 12 minute 42 सेकंड का राउंड है। डिसीजन मेकिंग का 3 कम से कम डेफिनेशन चेक करा लो। ठीक है, अब बेसिकली क्या डिसीजन मेकिंग होता है, क्या है डिसीजन मेकिंग होता है कि बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है ना, अकॉर्डिंग योर ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग योर पर्सनल नीड क्या है ना, अकॉर्डिंग योर नॉलेज। ओके, लाइक हो सकता है अब लोग कोई खाने का है ना, वो अलग अलग चीज़ चुनेंगे, वो डिसीजन मेकिंग कहलाता है। लेकिन इधर हम लोग देखेंगे कि लाइक इसने बताया कि फैक्ट्री कंपनी ये सब में डिसीजन मेकिंग का क्या रोल है, क्या डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और इधर ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो गया, इधर एक मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे से डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर बिहेवियर। ठीक है, ये बुक का नाम इसके 1916 में पैदा हुआ था अमेरिका के अंदर। ओके, तार्किकता रैशनैलिटी था 1 घंटा 13 मिनट 52 सेकंड का राउंड चेक कराना। रैशनैलिटी बोलते हैं बेसिकली, यहाँ इसने 6 रैशनैलिटी के बारे में बताया, तार्किकता के बारे में। ठीक है, अब ये कहता है कि हम लोग किसी एक डिसीजन मेकिंग के थ्रू किसी एक ऑप्शन को चुन लेते हैं तो इट डजंट मीन कि बाकी ऑप्शन रॉन्ग है ना। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपकी नीड क्या है ना, उस हिसाब से आप बेटर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इट डजंट मीन कि अदर ऑप्शन यूजफुल नहीं है। ठीक है, पहला सब्जेक्टिव रैशनैलिटी है, इसमें अपने नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पर अगर कोई किसी ऑप्शन का सिलेक्शन करता है, ठीक है, तो उसको ये बोलते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई हर ऑप्शन का है ना, जो डिफरेंट 6 रैशनैलिटीज़ है उसका स्टडी करें, इसका स्टडी करें, नॉलेज गेन करें, देन फिर किसी एक को सेलेक्ट करें, तब बोलेंगे। एक होता है थिंकिंग रैशनैलिटी, है ना, कोई सोच समझ के, ठीक है, एकदम थिंकिंग लॉजिक लगा के, ठीक है, देन किस ऑप्शन को चुनता है ना, तो उसको ये बोलते हैं। ठीक है, अगला है इंटेंशनल रैशनैलिटी। इट मीन्स होता है क्या किसी को कुछ ऑप्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, फिर भी वो किसी अदर ऑप्शन को चुनता है ना, तो इंटेंशनली चुन रहा है ना ऑप्शन को, तो उसको ये बोलेंगे। एंड देन लास्ट में पर्सनल, है ना, रैशनैलिटी। इट मीन्स कि इंडिविजुअल, है ना, लोग अपने पर्सनल नीड, है ना, उसको क्या ये हाँ बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सोच कर अगर कोई ऑप्शन को चुनता है ना, देन ये फिफ्थ वाला होगा। ठीक, छठा ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी। इट मीन्स होता है कि क्या और किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड उसको वो बेनिफिशियल है कि नहीं है ना, उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होना, तब इसको कहेंगे। आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग के थियोरी है। ओके, सिद्धांत बेसिकली प्रिंसिपल कह सकते हैं। ठीक है, पहला वाला इंस्टीट्यूटिव डिसीजन मेकिंग थियरी फर्स्ट वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोग ना इमीडिएटली डिसीजन ले लेते, किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ना ज़्यादा सोचा जाता, ना ज़्यादा थिंकिंग, ना ज़्यादा लॉजिक, ना ज़्यादा स्टडी, ना ज़्यादा नॉलेज, है ना, किया जाता है। और कब किया जाता है ना, 3 सिचुएशन में किया जाता है, जब इमरजेंसी हो, ठीक है, दूसरा जब सोर्सेज बहुत कम हो, और तीसरा ऑप्शन लिमिटेड हो, जैसे एक दो ही ऑप्शन हो, है ना, और क्यों लिया जाता है जब ये माइनर इश्यूज़ हो, छोटे इश्यूज़ हो, तो मतलब कि वर्कर लेवल या मैनेजमेंट लेवल पे ये सब सॉल्व कर दिया जाता है ना। और कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे।
ठीक है। क्रिएटिविटी डिसीजन मेकिंग मॉडल या थियरी कह सकते हैं। इसमें से एक वो भी था रैशनैलिटी वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या बेसिकली ये कब अप्लाई किया जाता है, व्हेन किसी मैनेजर या कंपनीज को नीड होता है कि अदर कंपनी से आगे जाना है या कुछ न्यू चीज़ अप्लाई करनी है, इनोवेशन। तो फिर ये लोग क्रिएटिविटी लाते हैं, इनोवेशन करते हैं, ठीक है। तो कैसे करता है, सबसे पहले ये लोग प्रॉब्लम देखते क्या है ना। प्रॉब्लम फिर डिस्कशन होता है ना। फिर उसके ऊपर स्टडी की जाती है, प्रिपरेशन किया जाता है कि प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। फिर जब स्टडी की जाती है तो उसको फिर उसके सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं। फिर डिफरेंट सॉल्यूशन अप्लाई करके देखे जाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन बेटर रहेगा प्रॉब्लम के लिए, और फिर अगर वो सही रहता है तो उसको अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अगला है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल या थियरी कह सकते हैं। ये बेसिकली यही हर जगह अप्लाई होता है। इसमें ना एकदम थिंकिंग, डीप लॉजिक लगा के, है ना, डीप लॉजिक थिंकिंग, है ना, डीप स्टडी की जाती है ना। और लाइक इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होती है उसको चुना जाता है। ये हर फैक्टर्स अप्लाई करती है, ठीक है। इसमें भी कुछ स्टेप्स पता है कि कैसे किसी चीज़ को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे, ठीक है। दूसरा, उस प्रॉब्लम पे डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। तीसरा, जब स्टडी कर लेंगे अच्छे से तो फिर उसके सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। क्या रिस्क है, नहीं है ना, क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन कम बेनिफिशियल है ना। चौथा, फिर उसका एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें रिस्क लिखेंगे, बेनिफिशियल लिखेंगे, कितना रिस्क है, कितना कम रिस्क है ना, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, कितना कम बेनिफिशियल है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से उसको वो लिस्ट को एनालाइज करेंगे, बेटर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कम रिस्की होगा, है ना। तो उसको सेलेक्ट करेंगे और देन उसको अप्लाई करेंगे, और फिर अप्लाई करने के बाद भी उसको रिव्यू करेंगे, करते रहेंगे कि क्या ये बेटर है, नहीं है, सही से चल रहा है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल या मैन थ्योरी। बेसिकली इसमें ये कहता है कि लाइक जो ह्यूमन होता है ना वो कभी भी परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। कभी भी परफेक्ट डिसीजन क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास कुछ लिमिट्स होते हैं। लिमिट्स क्या होता है, सबसे पहला है ना, उसके पास लॉजिकल थिंकिंग लिमिट होती है। दूसरा, वो हर चीज़ की नॉलेज, डीप नॉलेज नहीं गेन कर सकता, है ना। तीसरा, क्या ज़रूरी नहीं हर चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, नहीं हो, ठीक है, उसके पास। है ना। तो इसलिए वो कहता है कि 100% परफेक्ट डिसीजन, सही डिसीजन ह्यूमन नहीं ले सकता। तो उसका कहना है कि एट द एंड जो सेटिस्फाइंग डिसीजन है ना उसी को सेलेक्ट करना चाहिए, तो बेटर होगा, ठीक है।